बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने मुक्त श्रेणी के तहत अरहर और उड़द के आयात को एक और वर्ष के लिए 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए केंद्र सरकार का सक्रिय निर्णय। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शिता से कृषि विकास की अनेक परियोजनाएं की लागू। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के उत्पादन की अग्रिम अनुमान किए जारी। 2020-21 में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 335 मिलियन टन होने का अनुमान, फसलों का उत्पादन 102 मिलियन टन होने का अनुमान और सब्जियों का उत्पादन 200 मिलियन टन होने का अनुमान जारी। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में किसानों से एमएसपी पर की जा रही है धान की खरीद। अब तक 742 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की गई है खरीद। 105 लाख किसान हो चुके हैं लाभान्वित। और अब समाचार विस्तार से। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए एक और सक्रिय तथा पूर्ववर्ती उपाय करते हुए केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2023 तक अरहर और उड़द के आयात को मुफ्त श्रेणी के तहत रखने के निर्णय को अधिसूचित किया है। ये उपाय घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए इन दालों का निर्बाध आयात सुनिश्चित करेगा। ऐसी उम्मीद है कि इन उपायों से दालों की पर्याप्त उपलब्धता होगी और ये दालें उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर प्राप्त होंगी। सरकार ने निर्बाध और सुविधापूर्वक आयात सुनिश्चित करने के लिए 15 मई 2021 से लेकर 31 अक्टूबर 2021 तक मुक्त श्रेणी के तहत अरहर, उड़द और मूंग की आयात की अनुमति दी है। इसके बाद अरहर और उड़द के आयात के संबंध में मुक्त व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था। इस नीतिगत उपाय को संबंधित विभागों, संगठनों द्वारा सुविधाजनक उपायों और इसके क्रियान्वयन की बारीकी से निगरानी के साथ सहयोग दिया गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग DOC के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 28/3/2022 को अरहर दाल का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 102.99 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो कि 28/3/2021 को 105.46 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत से 2.4% कम है। वहीं 28/3/2022 को बताई गई उड़द दाल का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 104.3 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो 28/3/2021 को 108.22 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत से 3.62% कम है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में नीति आयोग और FAO द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारतीय कृषि 2030 की ओर का विमोचन किया। इस पुस्तक में किसानों की आय, पोषण, सुरक्षा और सतत खाद्य एवं कृषि प्रणालियों को बढ़ाने के मार्ग पर फोकस किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन और मौसम की बदलती परिस्थिति के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शिता से कृषि क्षेत्र के विकास की अनेक योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से हम सब और सारी दुनिया चिंतित है। जलवायु परिवर्तन का असर कृषि पर ज्यादा पड़ने वाला है।
जिसके समाधान की दिशा में वैज्ञानिक अनुसंधान और विशेषज्ञ चिंतन मनन कर रहे हैं। कृषि की प्रकृति पर निर्भरता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में सुरक्षा कवच प्रदान किया है। इस योजना में अभी तक बीमित किसानों ने लगभग 21,000 करोड़ रुपए प्रीमियम जमा कराई है, जबकि क्लेम के रूप में उन्हें लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 10,000 नए FPO बनाने की योजना प्रारंभ की गई है, जिस पर केंद्र सरकार 6,865 करोड़ रुपए खर्च करेगी। किसानों ने अथक मेहनत कर दलहन उत्पादन बढ़ाने में काफी योगदान दिया है, जिससे देश ने दलहन उत्पादन में काफी छलांग लगाई है। इसी प्रकार खाद्य तेल का आयात घटाने के उद्देश्य से 11,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय मिशन लागू किया गया है, जिसका पूरा होने पर आयात घटाने में काफी हद तक सफलता मिल जाएगी। इसी तरह से 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष सहित 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के पैकेज प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत दिए गए हैं, जिनसे कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने में समस्याओं के निराकरण में मदद मिलेगी। और बागबानी फसलों के उत्पादन का अग्रिम अनुमान जारी कर दिया गया है। बागबानी फसलों के उत्पादन का 2020-21 और 21-22 के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। 2020-21 में कुल बागबानी उत्पादन रिकॉर्ड 335 मिलियन टन से अधिक होने का अनुमान है और 2019-20 में कुल उत्पादन की तुलना में लगभग 14 मिलियन टन से अधिक होने का अनुमान है। वहीं फसलों का उत्पादन 2019-20 में 102 मिलियन टन से अधिक होने का अनुमान जाहिर किया गया है और सब्जियों का उत्पादन 200 मिलियन टन से अधिक होने के अनुमान यानी कि 6.5% की वृद्धि हुई है और प्याज का उत्पादन 27 मिलियन टन होने का अनुमान जारी किया गया है। वहीं आलू का उत्पादन 2020-21 में 56 मिलियन टन से अधिक रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज हुआ है। 2019-20 में आलू उत्पादन की तुलना में 7.61 मिलियन टन अधिक है। टमाटर का उत्पादन 21 मिलियन टन से अधिक होने की सूचना है और जबकि 2019-20 में टमाटर का 20.55 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। वहीं सुगंधित और औषधीय फसलों में 12.4% की वृद्धि दर्ज की गई है और रोपण फसलों का उत्पादन 2020-21 में बढ़कर 17 मिलियन टन हो गया है और मसालों का उत्पादन बढ़कर 2020-21 में 11 मिलियन टन से अधिक हो गया है। 2020-21-22 में कुल बागबानी उत्पादन 333 मिलियन टन से अधिक होने का अनुमान है। ये थी और आगे बढ़ते हैं और यहाँ बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी किसान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। और किसान समाचार में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं किसान समाचार। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद सुचारू रूप से की जा रही है, जिस प्रकार से पिछले वर्षों में होती रही है। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 742 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है। अब तक लगभग 105 लाख किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,45,358.13 करोड़ रुपए के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शुरू की गई है। अन्य जिलों की तरह मंडी जिले में भी किसान प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। इन्हीं किसानों में से एक हैं धर्मपुर ब्लॉक के बसंतपुर गांव के प्रगतिशील किसान अजय कुमार। उन्होंने बंजर पड़ी जमीन पर प्राकृतिक खेती का बेहतरीन मॉडल पेश कर वहां सोना उगाने जैसा काम किया है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश में किसान लगातार प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मंडी जिले में धर्मपुर क्षेत्र के बसंतपुर गांव के प्रगतिशील किसान अजय कुमार ने भी अपनी जमीन पर वर्ष 2020 से प्राकृतिक खेती करना शुरू किया है। प्राकृतिक खेती के लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी बंजर पड़ी 5 बीघा पुश्तैनी जमीन को खेती योग्य भूमि में तब्दील किया। शुरुआत में उन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिले, लेकिन समय बीत जाने के बाद इस जमीन पर कई तरह की फसलें तैयार होने लगी। आज भी वे सभी प्रकार की फसलों को मौसम के हिसाब से तैयार करते हैं, जिसमें सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद का बड़ा हाथ है। शुरू में तो इतना अच्छा नहीं कर पाए, तो दिन प्रतिदिन हम इनके दिशा निर्देश अनुसार करते ही जा रहे हैं। इस भूमि को प्राकृतिक बनाने के लिए हम पूरी प्रयास कर रहे हैं। तो जो सुभाष पालेकर ने जो हमें बताया है, या विभाग ने जो हमें दिशा निर्देश दिया है कि जीवाणुओं की संख्या कैसे बढ़ानी है, भूमि को उपजाऊ कैसे बनाना है प्राकृतिक विधि द्वारा, वो सब हमने उसी तरीके से तैयार करके, पूरी सामग्री तैयार करके उस तरीके से हमने खेतों में डाला हुआ है। तो हमारी भूमि जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसमें टाइम लगेगा। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि हमें प्राकृतिक खेती अपनाने की ओर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को केमिकल मुक्त आहार मिल सके। अपने घर में प्राकृतिक खेती करें और अपने बच्चों को प्राकृतिक सब्जियां खिलाएं। सभी प्राकृतिक खेती करें ताकि खेती जहर मुक्त हो। सब्जियां, जो भी चीजें हैं, जो भी प्रोडक्ट है, वो जहर मुक्त है, केमिकल उसमें कोई ना हो। जिस तरह से हम कर रहे हैं प्राकृतिक, वैसे ही सभी करें। बात यदि मंडी जिले की जाए तो जिले में 33,000 से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा चुका है। जिले में करीब 1,500 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के परियोजना निदेशक हितेंद्र ठाकुर का कहना है कि इस वर्ष 12,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 11 विकास खंडों में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना चली हुई है और हर विकास खंड में किसान जो इसको बहुत खुशी से अपना रहे हैं। विभाग इनमें 2 दिन की ट्रेनिंग देता है, जिसमें एक दिन जो है उनको समझाया जाता है कि किस तरह जो है प्राकृतिक खेती करनी है, और दूसरे दिन उनको सारे घोल वहाँ पे मौके पर ही बताए जाते हैं कि किस तरह घोल बनाने और कितने दिन में स्प्रे करनी है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत जहर मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि किसान खेती की इस तकनीक को अपनाए तो ये कदम स्वस्थ समाज की दिशा में कारगर साबित हो सकता है। और आइए अब देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या रहा भाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धनिये की मांग जोर पकड़ रही है। वैश्विक बाजार में भारतीय धनिये को खासा पसंद किया जा रहा है। साल 2020-21 में धनिये का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में धनिये का कुल निर्यात 30,300 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान धनिये का निर्यात 35,185 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान धनिये के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 48,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में धनिये का निर्यात 47,135 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान धनिये के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल धनिये का निर्यात बीते साल के मुकाबले 9,865 टन बढ़कर 57,000 टन के पार पहुंच गया है। भारत में धनिये की खेती मुख्य रूप से पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में की जाती है। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे आंकलन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में इस साल 8,32,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7,01,000 टन की रही थी।
धनिये के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 28 मार्च को धनिये का भाव रहा 9,655 रुपए। 29 मार्च को इसके भाव में 175 रुपए की मजबूती आई और भाव 9,830 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में 28 मार्च को धनिये का भाव रहा 9,355 रुपए। 29 मार्च को यहां इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 9,350 रुपए। यहीं की कोटा मंडी में 28 मार्च को धनिये की खरीद 12,500 रुपए पर हुई। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 28 मार्च को धनिया 12,750 रुपए पर बिका। देश में चल रही रबी फसलों की बुआई में तिलहन की खेती चरम पर है। अक्टूबर में मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देरी हुई है। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को किसान भी सहयोग कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रबी तिलहन अपने निर्धारित तय लक्ष्य से 25,41,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। अब तक कुल तिलहन की बुआई 1,02,79,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 83,69,000 हेक्टेयर ही रही थी। यानी अब तक कुल तिलहन की बुआई 19 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं बात सोयाबीन की उपज की करें तो सोयाबीन एक खरीफ फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ सोयाबीन की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज 1,31,16,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सोयाबीन की उपज 1,26,10,000 टन रही थी। यानी इस साल सोयाबीन की पैदावार में 5,06,000 टन की बढ़त होने की उम्मीद है। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार 3,71,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3,59,46,000 टन रही थी। फिलहाल इन दिनों सोयाबीन की आवक कृषि उपज मंडियों में सीमित बनी हुई है। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 29 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 7,200 रुपए। यहीं की खुजनेर मंडी में सोयाबीन के सौदे 7,355 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की उमरखेड़ मंडी में 29 मार्च को सोयाबीन का कारोबार 6,200 रुपए पर हुआ, जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में 28 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 7,700 रुपए प्रति क्विंटल। और यहाँ किसान समाचार में हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी किसान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी।
और ब्रेक के बाद किसान समाचार में आपका फिर से स्वागत है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। सरसों की कटाई हो रही है। जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाए तो उसे काटकर सुखा ले और मड़ाई करके बीज अलग कर ले। भंडारण में सावधानी बरतने की जरूरत है। भंडारण से पहले बीज को अच्छी तरह सुखा ले और गोदाम की भी अच्छी तरह साफ सफाई कर ले। गोदाम में अगर मकड़ी के जाले हो तो उन्हें हटा दे। साथ ही फर्श की दरारों और टूटी दीवारों की मरम्मत कर ले। कीटों से बचाव के लिए किसी विशेषज्ञ से पूछकर गोदाम की दीवारों और फर्श पर दवा का छिड़काव करे और 1 हफ्ते के लिए गोदाम को बंद कर दे। अलसी की कटाई उस समय पर करें जब पौधे सुनहरे पीले रंग के होने लगे और कैप्सूल भूरा होकर सूखने और खुलने लगे तो समझ लीजिए फसल कटाई के लिए तैयार है। सूरजमुखी को वैसे तो मार्च के पहले पखवाड़े तक बो लिया जाता है, लेकिन कई किसान गेहूं के बाद इसे बोना पसंद करते हैं। बोते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का फासला 15 से 20 सेंटीमीटर रखना होगा। सूरजमुखी के लिए अच्छे जल निकास वाली गहरी दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है। जिन किसानों ने इसकी समय से बुआई कर ली थी वो फसल की निगरानी करते रहें और उसके पोषण का भी ख्याल रखें। आलू, राई और मटर के बाद ग्रीष्मकालीन मूंगफली बोई जाती है। अगर आप भी मूंगफली बो रहे हैं तो पहले 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद डालें। हाँ, अगर आलू और सब्जी वाली मटर में गोबर की खाद डाली हो तो अब डालने की जरूरत नहीं है। राई और मटर की खेती के बाद उगाई जा रही मूंगफली में 40 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश और 200 किलो जिप्सम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलाना होगा। मूंगफली के लिए बलुई दोमट या हल्की दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। मूंगफली की कुछ किस्मों को आप अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक भी बो सकते हैं। ग्रीष्मकालीन मूंगफली में नाइट्रोजन ना डालें वरना फसल देर से पकेगी। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुआई के लिए बेहतर है। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी की मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में विकसित की हैं, जैसे पूसा समृद्धि दिल्ली और एनसीआर के लिए 1 हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक की पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का खतरा हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ रहने पर ही करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा का फायदा नहीं होगा। किसान दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। और खेती किसानी के बाद अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का एम्पावरिंग इंडिया एट 75 वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इनोवेशन के 38वें वार्षिक सत्र से संबोधन। भारत को सशक्त और समर्थ भारत में बदलने में महिलाएं लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड्स की भी स्थापना की गई है।
मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो एब्रार्ड केसाबोन का 2 दिवसीय भारत दौरा। विदेश मंत्री के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और मैक्सिको के विदेश मंत्री द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। देश में दवा उत्पादन की दिशा में आत्मनिर्भरता की तरफ एक और कदम बढ़ाया गया है। PLI स्कीम के तहत देश में 32 नए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेट प्लांट शुरू हो गए हैं। इन प्लांटों में आयात की जाने वाली 35 API का उत्पादन शुरू हो गया है। कोंकण रेलवे ने पूरे 741 किलोमीटर के रूट पर विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि विद्युतीकरण से ईंधन पर 150 करोड़ रुपए की बचत होगी और डीजल पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा निर्बाध और प्रदूषण मुक्त संचालन सुनिश्चित होगा। सामान्य जन तक हाइड्रोजन कार की पहुंच का सपना साकार होने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से सदन पहुंचे हैं। गडकरी ने कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, इसके स्टेशन होंगे और देश का आयात भी बचेगा। इसके कारण नए रोजगार का भी सृजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा 2022 कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम का टेलीविजन चैनलों और डिजिटल मीडिया पर दिन में 11 बजे सीधा प्रसारण किया जाएगा। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के 438वें दिन की अंतिम रिपोर्ट के मुताबिक 183 करोड़ 79 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। और आज किसान समाचार में बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। आपने जो आपके हित में है उसे जाना आपने। पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग।